उत्तर प्रदेश की 25 बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। रुख करते हैं खबरों की ओर। उत्तर प्रदेश में महिलाओं की रोजगार में बढ़ेगी भागीदारी, हर जिले में खुलेंगे रोजगार सुविधा केंद्र। उत्तर प्रदेश सरकार ने महिलाओं की आर्थिक भागीदारी बढ़ाने के लिए बड़ा रोड मैप तैयार किया है। इसके तहत प्रदेश के हर जिले में महिला रोजगार सुविधा केंद्र खोले जाएंगे और महिला औद्योगिक पार्क विकसित किए जाएंगे। कामकाजी महिलाओं की सुविधा के लिए औद्योगिक क्षेत्रों में क्रेच, पालना घर और महिला श्रमिक छात्रावास भी बनाए जाएंगे। बल सहभागिता दर को 45 से 50% तक पहुंचाना है। गौरतलब है कि यह दर 2017-18 में करीब 14% थी, जो 2023-24 में बढ़कर लगभग 36% हो गई है। महिलाओं के लिए वर्क फ्रॉम होम और लचीले रोजगार के अवसरों को बढ़ावा दिया जाएगा। साथ ही विनिर्माण क्षेत्र में महिला अप्रेंटिसशिप का विस्तार होगा। रोजगार की निगरानी के लिए जिला स्तर पर डैशबोर्ड और महिला रोजगार सूचकांक भी तैयार किया जाएगा। IT, इलेक्ट्रॉनिक्स, परिधान, खाद्य प्रसंस्करण, लॉजिस्टिक्स और ई-कॉमर्स जैसे क्षेत्रों में महिलाओं के लिए नए रोजगार अवसर तेजी से बढ़ाए जा रहे हैं। सरकार का मानना है कि इन कदमों से महिलाओं की आर्थिक सशक्तिकरण को नई गति मिलेगी। हमें सपोर्ट करने के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए और आप यूपी के किस गांव, शहर या जिला से देख रहे हैं, कमेंट में जरूर लिखिए। यूपी के सरकारी मेडिकल कॉलेजों को जल्द मिलेंगे 1100 सीनियर रेजिडेंट डॉक्टर। 9 जून से शुरू होगी काउंसलिंग। उत्तर प्रदेश के सरकारी मेडिकल कॉलेजों में डॉक्टरों की कमी जल्द दूर होने जा रही है। प्रदेश सरकार ने 1100 सीनियर रेजिडेंट डॉक्टरों की भर्ती प्रक्रिया शुरू करने का फैसला किया है। इसके लिए 9 जून से 15 जून तक काउंसलिंग आयोजित की जाएगी। भर्ती में नीट, PG की ऑल इंडिया रैंकिंग और MD, MS के अंकों के आधार पर मेरिट तैयार की जाएगी। इसी मेरिट के अनुसार अभ्यर्थियों को मेडिकल कॉलेज आवंटित किए जाएंगे। राज्य के बाहर के उम्मीदवार भी काउंसलिंग में हिस्सा ले सकेंगे, लेकिन उन्हें आरक्षण का लाभ नहीं मिल पाएगा। प्रदेश के सरकारी मेडिकल कॉलेजों में फिलहाल सीनियर रेजिडेंट के करीब 2150 पद खाली पड़े हैं। अधिकारियों को उम्मीद है कि इस भर्ती अभियान से कम 1100 पद तो भर ही जाएंगे। नियुक्ति और सीट आवंटन की प्रक्रिया 19 जून तक पूरी कर ली जाएगी, जिसके बाद तैनाती आदेश जारी होंगे। गौरतलब है कि MD और MS करने वाले डॉक्टरों के लिए सरकारी क्षेत्र में 2 साल सेवा देना अनिवार्य किया गया है। सरकार का मानना है कि इस कदम से मेडिकल कॉलेजों और अस्पतालों में स्वास्थ्य सेवाएं और अधिक मजबूत होंगी, जिससे मरीजों को बेहतर इलाज मिल सकेगा। यूपी में रेल ट्रैकों को उड़ाने की आतंकी साजिश का खुलासा, रेलवे पुलिस हाई अलर्ट पर। उत्तर प्रदेश में रेल ट्रैकों को निशाना बनाकर बड़ी आतंकी घटना को अंजाम देने की साजिश का खुलासा हुआ है। हाल ही में गिरफ्तार किए गए आतंकियों से पूछताछ में पता चला है कि पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI से जुड़े गैंगस्टर शहजाद भट्टी द्वारा तैयार किए गए स्लीपर सेल को रेलवे ट्रैक और अन्य महत्वपूर्ण ठिकानों पर हमले का लक्ष्य दिया गया था। आतंकवाद निरोधक दस्ता यानी ATS ने अप्रैल में लखनऊ के चारबाग रेलवे स्टेशन के पास से 4 संदिग्ध आतंकियों को गिरफ्तार किया था। पूछताछ में सामने आया कि वो ऑनलाइन प्रशिक्षण लेकर आतंकी गतिविधियों की तैयारी कर रहे थे। इसके बाद ATS ने कई अन्य संदिग्धों को भी गिरफ्तार किया है। खुफिया जानकारी के आधार पर राजकीय रेलवे पुलिस यानी JRP ने पूरे प्रदेश में रेल ट्रैकों की सुरक्षा बढ़ा दी है। रेलवे पुलिस लगातार ट्रैक की निगरानी कर रही है और संवेदनशील इलाकों में अतिरिक्त सतर्कता बरती जा रही है। अधिकारियों के अनुसार 6 जून को ऑपरेशन ब्लू स्टार की बरसी को देखते हुए सुरक्षा एजेंसियां विशेष रूप से अलर्ट मोड में है, ताकि किसी भी संभावित खतरे को समय रहते रोका जा सके। यूपी में 331 सरकारी पद खाली रह गए। यूपी PSC की भर्ती परीक्षा में एक भी अभ्यर्थी नहीं हुआ सफल। उत्तर प्रदेश में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए चौंकाने वाली खबर सामने आई है। यूपी लोक सेवा आयोग यानी यूपी PSC ने अपर निजी सचिव यानी एडिशनल प्राइवेट सेक्रेटरी के 331 पदों की भर्ती प्रक्रिया रद्द कर दी है, क्योंकि परीक्षा में एक भी अभ्यर्थी निर्धारित मानक पूरा ही नहीं कर सका। ये भर्ती प्रक्रिया करीब 3 साल से चल रही थी। पहले चरण की परीक्षा में हजारों उम्मीदवार शामिल हुए थे और लगभग 5889 अभ्यर्थी दूसरे चरण तक पहुंचे, लेकिन दूसरे चरण की हिंदी आशुलेखन और टाइपिंग परीक्षा में 4240 से अधिक उम्मीदवारों में से कोई भी निर्धारित योग्यता हासिल नहीं कर पाया। आयोग के अनुसार नियम के तहत उम्मीदवारों को हिंदी शॉर्ट हैंड में 80 शब्द प्रति मिनट की त्रुटि रहित गति दिखानी थी, लेकिन कोई भी अभ्यर्थी इस मानक पर खरा ही नहीं उतरा। नतीजन किसी को भी तीसरे चरण के लिए योग्य घोषित नहीं किया गया और सभी 331 पद निरस्त कर दिए गए। इस घटना ने न केवल प्रतियोगी परीक्षाओं की कठिनाई बल्कि युवाओं के कौशल और शिक्षा स्तर को लेकर भी नई बहस छेड़ दी है।
विश्व साइकिल दिवस पर अखिलेश यादव का संदेश, कविता के जरिए साइकिल का किया गुणगान। विश्व साइकिल दिवस के मौके पर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया पर साइकिल को लेकर खास संदेश साझा किया है। साइकिल, जो समाजवादी पार्टी का चुनाव चिन्ह भी है, उसकी महत्व को बताते हुए उन्होंने एक कविता पोस्ट की। अखिलेश यादव ने ये कविता समाजवादी पार्टी के संस्थापक मुलायम सिंह यादव के गुरु उदय प्रताप सिंह की बताई। कविता में साइकिल को सस्ती, उपयोगी और सभी वर्गों की पसंदीदा सवारी बताया गया है। इसमें कहा गया है कि साइकिल न तेल मांगती है, न ज्यादा खर्च, और ये बच्चों से लेकर किसानों, मजदूरों और जवानों तक सभी के लिए उपयोगी है। इसके साथ ही अखिलेश यादव ने लखनऊ के स्पोर्ट्स कॉलेज में पिछले 11 वर्षों से अधूरे पड़े वेलोड्रोम प्रोजेक्ट को लेकर भाजपा सरकार पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि जिस वेलोड्रोम पर साइकिल दौड़नी थी वो आज भी अधूरा पड़ा है और यही विकास कार्यों की स्थिति को दर्शाता है। विश्व साइकिल दिवस पर अखिलेश यादव का ये संदेश राजनीतिक टिप्पणी के साथ साथ साइकिल के सामाजिक और पर्यावरणीय महत्व को भी उजागर करता है। यूपी के युवाओं को घर बैठे मुफ्त एआई ट्रेनिंग, योगी सरकार ने शुरू किया खास कार्यक्रम। उत्तर प्रदेश के युवाओं के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। बदलती तकनीक और रोजगार के नए अवसरों को देखते हुए योगी सरकार के तहत उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन ने मुफ्त ऑनलाइन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया है। इस कार्यक्रम के जरिए छात्र प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे अभ्यर्थी, नौकरी पेशा लोग और तकनीक में रुचि रखने वाले युवा घर बैठे एआई की बुनियादी जानकारी और उसके उपयोग सीख सकेंगे। प्रशिक्षण पूरी तरह ऑनलाइन होगा और इसकी अवधि लगभग 3 घंटे निर्धारित की गई है। कोर्स पूरा होने के बाद प्रतिभागियों का ऑनलाइन मूल्यांकन किया जाएगा। सफल उम्मीदवारों को उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन और ओरेकल यूनिवर्सिटी की ओर से प्रमाण पत्र भी दिया जाएगा, जो भविष्य में करियर और रोजगार के अवसरों में मददगार साबित हो सकता है। अधिकारियों का कहना है कि एआई से जुड़ी जानकारी आज के समय में तेजी से बढ़ती तकनीक की दुनिया में बेहद महत्वपूर्ण हो गई है। इच्छुक अभ्यर्थी उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर निःशुल्क पंजीकरण कर सकते हैं और तुरंत प्रशिक्षण शुरू कर सकते हैं। यूपी में पदोन्नत पीसीएस अधिकारियों का 2 महीने का वेतन अटका, सरकार ने भुगतान के दिए आदेश। उत्तर प्रदेश में पदोन्नत पीसीएस अधिकारियों को पिछले 2 महीने से वेतन नहीं मिलने का मामला सामने आया है। अप्रैल और मई माह का वेतन न मिलने से कई अधिकारियों को आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इस मुद्दे को लेकर उत्तर प्रदेश प्रांतीय सिविल सेवा प्रोन्नत अधिकारी संघ ने शासन को ज्ञापन सौंपकर जल्द समाधान की मांग की है। जानकारी के अनुसार शासन स्तर पर वेतन पर्ची जारी होने में देरी के कारण भुगतान अटका हुआ है। कुछ जिलों से प्राप्त सेवा पुस्तिकाओं के परीक्षण के दौरान वेतन निर्धारण में विसंगतियां मिलने से प्रक्रिया और धीमी हो गई है। मामले की गंभीरता को देखते हुए नियुक्ति विभाग ने सभी विभागाध्यक्षों, मंडलायुक्तों और जिलाधिकारियों को निर्देश जारी किए हैं कि जिन अधिकारियों का वेतन प्राधिकार पत्र अभी तक जारी नहीं हुआ है, उन्हें पूर्व निर्धारित दरों पर अप्रैल और मई का वेतन तुरंत दिया जाए। संघ का कहना है कि वेतन न मिलने से अधिकारियों को परिवार के खर्च, बच्चों की पढ़ाई, बैंक ऋण और ईएमआई और इलाज जैसी जरूरतों का पूरा करने में कठिनाई हो रही है। सरकार के इस फैसले से प्रभावित अधिकारियों को जल्द राहत मिलने की उम्मीद भी है। यूपी में 10% अतिरिक्त बिजली बिल पर विवाद, उपभोक्ता परिषद ने सीएम योगी से आदेश रद्द करने की मांग। उत्तर प्रदेश में बिजली उपभोक्ताओं पर 10% अतिरिक्त फ्यूल सरचार्ज यानी ईंधन अधिचार शुल्क लगाने के फैसले को लेकर नया विवाद खड़ा हो गया है। पावर कॉर्पोरेशन के इस आदेश पर नियामक आयोग ने सवाल उठाते हुए इसे नियमों के विपरीत बताया है और स्पष्टीकरण मांगा है। विद्युत उपभोक्ता परिषद का कहना है कि ये फैसला मल्टी ईयर टैरिफ रेगुलेशन 2025 के प्रावधानों का उल्लंघन करता है। परिषद ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से हस्तक्षेप कर इस आदेश को तत्काल रद्द कराने की मांग की है। परिषद के अनुसार आयोग ने बिजली खरीद लागत लगभग 4.94 रुपए प्रति यूनिट मंजूर की थी, जबकि पावर कॉर्पोरेशन ने 5.86 रुपए प्रति यूनिट की दर से लागत दिखाकर उपभोक्ताओं पर अतिरिक्त बोझ डालने का प्रयास किया था। आरोप है कि इसमें पुरानी बकाया और देनदारियों को भी जोड़ दिया गया है, जो नियामकीय व्यवस्था के अनुरूप नहीं है। फिलहाल पावर कॉर्पोरेशन के अधिकारी आयोग के समक्ष अपना पक्ष रखने में जुटे हुए हैं। वहीं उपभोक्ता परिषद ने चेतावनी दी है कि यदि ये अतिरिक्त शुल्क लागू किया गया तो ये नियमों के उल्लंघन के साथ साथ उपभोक्ताओं पर अनावश्यक आर्थिक बोझ भी बढ़ाएगा।
यूपी के शिक्षकों और कर्मचारियों को जल्द मिलेगी कैशलेस इलाज की सुविधा, सरकार ने तैयारियां तेज की। उत्तर प्रदेश के लाखों शिक्षकों और शिक्षा विभाग से जुड़े कर्मचारियों के लिए बड़ी राहत की खबर है। राज्य सरकार जल्द ही बेसिक शिक्षा परिषद से जुड़े शिक्षकों, शिक्षा मित्रों, विशेष शिक्षकों, निदेशकों, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों के स्टाफ, मिड डे मील योजना के रसोइयों और उनके आश्रित परिवारों को कैशलेस चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने जा रही है। इस योजना के तहत लाभार्थियों को इलाज के दौरान पहले अपनी जेब से खर्च नहीं करना पड़ेगा। अस्पताल में सीधे कैशलेस सुविधा के जरिए उपचार कराया जा सकेगा। सरकार का उद्देश्य स्वास्थ्य सेवाओं को आसान और सुलभ बनाना है ताकि कर्मचारियों और उनके परिवारों को बेहतर चिकित्सा सुविधा मिल सके। योजना को लागू करने की प्रक्रिया तेज कर दी गई है। बेसिक शिक्षा निदेशक ने सभी जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों को निर्देश जारी किए हैं। 4 जून को लखनऊ में एक विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा, जिसमें विशेषज्ञ अधिकारियों को योजना के संचालन और प्रक्रिया की जानकारी देंगे। अखिलेश यादव का भाजपा पर हमला, बोले 9 साल में नफरत फैलाई, जनता महंगाई और बेरोजगारी से परेशान। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भाजपा सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए कहा है कि सरकार की नीतियों से प्रदेश की जनता परेशान है। उन्होंने आरोप लगाया कि महंगाई, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार लगातार बढ़ रहे हैं, जबकि आम लोगों की समस्याओं का समाधान नहीं हो पा रहा है। अखिलेश यादव ने कहा कि जनता सरकार से निराश हो चुकी है और कई लोग अपनी समस्याओं को लेकर चरम कदम उठाने के लिए मजबूर हो रहे हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री आवास के सामने रोडवेज संविदा कर्मियों द्वारा आत्महत्या के प्रयास की घटना को दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए इसे सरकार की नीतियों की विफलता से जोड़ा। सपा प्रमुख ने आरोप लगाया कि सत्ता के अहंकार में भाजपा नेतृत्व जनता की आवाज सुनना बंद कर चुका है। उन्होंने कहा कि लोगों की शिकायतें, परेशानियां और मांगे अनसुनी की जा रही हैं। अखिलेश यादव ने यह भी कहा कि भाजपा ने अपने 9 वर्षों के कार्यकाल में विकास की बजाय समाज में विभाजन और नफरत की राजनीति को बढ़ावा दिया है। हालांकि ये सभी आरोप राजनीतिक बयान के रूप में सामने आए हैं और इस पर भाजपा की ओर से कोई प्रतिक्रिया इस खबर में शामिल नहीं है। यूपी में गर्मी का प्रकोप बढ़ेगा, तापमान 44 डिग्री तक पहुंचने की संभावना, मानसून भी होगी देरी से। उत्तर प्रदेश में मौसम एक बार फिर बदलने जा रहा है। पश्चिमी विक्षोभ का असर खत्म होने के बाद अब प्रदेश में तापमान तेजी से बढ़ने की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 4 से 5 दिनों में अधिकतम तापमान 5 से 6 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ सकता है, जिससे कई जिलों में पारा 43 से 44 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। लखनऊ और आसपास के क्षेत्रों में मौसम साफ रहेगा, लेकिन उमस और गर्मी लोगों को परेशान करेगी। पिछले दिनों हुई हल्की बारिश और बादलों के असर के बावजूद अब गर्मी तेज होती जाएगी। मौसम विशेषज्ञों के मुताबिक दक्षिणी और पश्चिमी यूपी के कुछ इलाकों में हल्की छिटपुट बारिश और तेज हवाएं चल सकती हैं, लेकिन ये राहत ज्यादा देर नहीं टिकेगी। साथ ही इस साल मानसून में आगमन में भी देरी होने की संभावना है। सामान्य तौर पर जून के मध्य तक पहुंचने वाला मानसून इस बार 20 से 25 जून या उससे भी बाद में प्रदेश में प्रवेश कर सकता है। इसके अलावा इस बार बारिश भी सामान्य से कम रहने की आशंका जताई गई है, जिससे गर्मी और सूखे जैसी स्थिति की चिंता बढ़ सकती है। यूपी में 6 महीने तक हड़ताल पर रोक, योगी सरकार ने ESMA लागू किया। उत्तर प्रदेश सरकार ने बड़ा प्रशासनिक फैसला लेते हुए राज्य में अगले 6 महीने तक हड़ताल पर पूरी तरह रोक लगा दी है। ये कदम जनहित और आवश्यक सेवाओं को बिना बाधा जारी रखने के उद्देश्य से उठाया गया है। सरकार ने यह आदेश उत्तर प्रदेश अत्यावश्यक सेवाओं का अनुरक्षण अधिनियम यानी ESMA के तहत लागू किया है। इसके तहत अब राज्य सरकार के सभी विभागों में कार्यरत कर्मचारी हड़ताल नहीं कर सकेंगे। ये प्रतिबंध केवल सरकारी विभागों तक ही सीमित नहीं रहेगा, बल्कि सरकार के स्वामित्व या नियंत्रण वाले नियमों और स्थानीय निकायों में काम करने वाले कर्मचारियों पर भी लागू होगा। इस फैसले का मकसद ये सुनिश्चित करना है कि जनता को बिजली, पानी, स्वास्थ्य, परिवहन और अन्य जरूरी सेवाओं में किसी भी तरह की बाधा का सामना ना करना पड़े। यूपी में सरकारी वकीलों की फीस 50% तक बढ़ाने की तैयारी, कैबिनेट में मिल सकती है मंजूरी। उत्तर प्रदेश सरकार सरकारी अधिवक्ताओं के मानदेय और फीस में बड़ी बढ़ोतरी करने की तैयारी में है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में होने वाली कैबिनेट बैठक में इस प्रस्ताव पर मुहर लग सकती है। प्रस्ताव के अनुसार जिला स्तर के सरकारी वकीलों की मासिक रिटेनरशिप और प्रति सुनवाई फीस में लगभग 50% तक की बढ़ोतरी की जाएगी। जिला शासकीय अधिवक्ताओं की रिटेनरशिप करीब 9,000 से बढ़ाकर 14,000 रुपये, प्रति सुनवाई फीस 1650 से बढ़ाकर 25 रुपए तक की जा सकती है। इसी तरह अपर जिला शासकीय अधिवक्ताओं की रिटेनरशिप और फीस में बढ़ोतरी का प्रस्ताव है, जबकि मध्यविक्ता की मासिक रिटेनरशिप 75,000 से बढ़ाकर 1,25,000 रुपए करने की तैयारी है। सरकार का कहना है कि लंबे समय से अधिवक्ताओं की फीस संशोधित नहीं हुई थी, ऐसे में ये बढ़ोतरी न्यायिक कार्यों में लगे वकीलों को बेहतर प्रोत्साहन देगी। कैबिनेट में इसके अलावा कई अन्य विभागों के प्रस्ताव भी रखे जा सकते हैं, जिनमें नई जेलों के निर्माण और विभिन्न नीतिगत फैसले शामिल हैं।
ओपी राजभर का अखिलेश यादव पर हमला, गैर यादव ओबीसी पर हिंसा के मामलों को लेकर साधा निशाना। उत्तर प्रदेश में सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। सुबह सपा प्रमुख और मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव पर गंभीर आरोप लगाए हैं। राजभर ने कहा है कि पिछले 5 दिनों में गैर यादव ओबीसी समुदाय के खिलाफ 5 बड़ी घटनाएं हुई हैं, लेकिन इस पर अखिलेश यादव ने कोई प्रतिक्रिया ही नहीं दी है। उन्होंने सवाल उठाया है कि क्या यही सपा का पीडीए मॉडल है और क्यों विपक्ष इस मुद्दे पर चुप है। ओपी राजभर ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट में आरोप लगाया कि इन घटनाओं के पीछे जुड़े लोगों पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और उन्होंने खुद को किसी भी धमकी से ना डरने वाला बताया है। उन्होंने कई आपराधिक घटनाओं का जिक्र करते हुए कहा कि हिंसा के मामलों में शामिल लोगों पर कार्रवाई जरूरी है, चाहे वो किसी भी राजनीतिक या सामाजिक पृष्ठभूमि से हो। ये बयान प्रदेश की राजनीति में नए विवाद और आरोप प्रत्यारोप को और तेज करता दिख रहा है, जहां जाति और सामाजिक समीकरणों पर बहस फिर से गर्म हो गई है। कानपुर में टीजीटी भर्ती परीक्षा में सख्त सुरक्षा जांच, पायल, बाली और स्मार्ट वॉच तक उतरवाए गए। उत्तर प्रदेश के कानपुर में प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक यानी टीजीटी भर्ती परीक्षा सख्त सुरक्षा व्यवस्था के बीच आयोजित की गई। परीक्षा शहर के 24 केंद्रों पर कराई गई, जिसमें हजारों अभ्यर्थी शामिल हुए। परीक्षा केंद्रों पर प्रवेश से पहले उम्मीदवारों की कड़ी जाँच की गई। महिला अभ्यर्थियों से कान की बालियां और पैरों की पैल तक उतरवाई गई, जबकि पुरुष अभ्यर्थियों से जूते, मोजे और स्मार्ट वॉच जैसी वस्तुएं हटवाई गई। इसके बाद ही उन्हें परीक्षा केंद्र में प्रवेश दिया गया। पूरी प्रक्रिया त्रिस्तरीय सुरक्षा जांच के तहत की गई, ताकि परीक्षा में किसी भी तरह की गड़बड़ी या अनुचित साधनों के उपयोग को रोका जा सके। आयोग के निर्देशों के अनुसार समय पर गेट बंद कर दिए गए और सख्त नियमों का पालन कराया गया। पहली पाली में बड़ी संख्या में अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी, जबकि दूसरी पाली भी तय समय पर आयोजित की जाएगी। प्रशासन ने पूरे केंद्रों पर पुलिस बल तैनात कर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी रखी। कुल मिलाकर परीक्षा शांतिपूर्ण माहौल में सख्त नियमों और निगरानी के बीच संपन्न कराई गई, जिससे पारदर्शिता सुनिश्चित की जा सके। मेरठ में सैनिक परिवारों के बच्चों के लिए ज्ञान सेतु स्टडी सेंटर शुरू, प्रतियोगी परीक्षाओं को मिलेगी तैयारी। मेरठ मिलिट्री स्टेशन में सैनिकों परिवारों के बच्चों के लिए नई शिक्षण नीति पहल की शुरुआत की गई है। यहाँ पाठशाला ज्ञान सेतु कम्युनिटी स्टडी सेंटर का उद्घाटन किया गया, जिसका उद्देश्य सेना के जवानों और जेसीओ के बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कराना है। ये केंद्र कक्षा 9 से 12 तक के छात्रों के लिए विशेष रूप से तैयार किया गया है, जहां आधुनिक सुविधाओं जैसे एयर कंडीशन स्टडी जोन, डिजिटल लाइब्रेरी और साइबर सुरक्षित ई लर्निंग संसाधन उपलब्ध कराए गए हैं। छात्रों को एनसीईआरटी नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी जैसे प्लेटफॉर्म्स तक सुरक्षित पहुंचा भी दी जाएगी। यहाँ भौतिकी, रसायन और गणित जैसे विषयों की विशेष कक्षाएं अनुभवी शिक्षकों द्वारा कराई जाएगी। साथ ही एनडीए, सीडीएस, नीट और जेईई जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए मार्गदर्शन सत्र भी आयोजित होंगे। इसके अलावा छात्रों के मानसिक स्वास्थ्य, तनाव प्रबंधन और करियर काउंसलिंग पर भी विशेष ध्यान दिया जाएगा। सेना के वरिष्ठ अधिकारी और विशेषज्ञ नियमित रूप से मार्गदर्शन प्रदान करेंगे। अधिकारियों का कहना है कि ये पहल सैनिक परिवारों के बच्चों के भविष्य को मजबूत बनाने के साथ साथ सीमा पर तैनात जवानों के मनोबल को भी बढ़ाएगी। यूपीपीएससी एपीएस परीक्षा में बड़ा झटका, 331 पदों पर एक भी अभ्यर्थी पास नहीं, पूरी भर्ती रद्द। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग यानी उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन की अपर निजी सचिव एपीएस भर्ती परीक्षा 2023 में चौंकाने वाला परिणाम सामने आया है। 331 पदों के लिए आयोजित इस भर्ती प्रक्रिया में कोई भी अभ्यर्थी अंतिम चयन चरण तक नहीं पहुंच सका, जिससे सभी पद खाली रह गए। ये परीक्षा 3 चरणों में आयोजित की गई थी। पहले चरण में हजारों उम्मीदवारों ने परीक्षा दी, जिनमें से 5889 अभ्यर्थी दूसरे चरण के लिए चयनित हुए। लेकिन दूसरे चरण में आयोजित हिंदी आशुलेखन और टाइपिंग परीक्षा निर्णायक साबित हुई। नियमों के अनुसार उम्मीदवारों को हिंदी आशुलेखन में 80 शब्द प्रति मिनट की त्रुटि रहित गति हासिल करनी थी, लेकिन कोई भी अभ्यर्थी ये मानक पूरा ही नहीं कर सका। इसी कारण 4000 से अधिक उम्मीदवारों के बावजूद कोई भी तीसरे चरण तक नहीं पहुंच पाया। अलीगढ़ में डिजिटल स्टाम्पिंग शुरू, किरायानामा बनवाना हुआ आसान। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में किरायानामा और पट्टा विलेख बनवाने की प्रक्रिया पूरी तरह डिजिटल हो गई है। अलीगढ़ की सभी 5 तहसीलों में स्टाम्प एवं पंजीयन विभाग ने 12 महीने तक की किरायानामा और पट्टा विलेख के लिए डिजिटल स्टाम्पिंग व्यवस्था लागू कर दी है। इस नई प्रणाली के तहत नागरिकों को अब उप निबंधक कार्यालयों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे और पूरा काम ऑनलाइन किया जा सकेगा। नई व्यवस्था में आवेदक घर बैठे पोर्टल पर दस्तावेज का प्रारूप तैयार कर सकेंगे। इसके बाद दोनों पक्षों का आधार आधारित सत्यापन का होगा और स्टाम्प शुल्क का ऑनलाइन भुगतान किया जाएगा। दस्तावेज पर ई हस्ताक्षर के बाद डिजिटल स्टाम्प युक्त विलेख सीधे आवेदक के लॉगिन और ईमेल पर उपलब्ध हो जाएगा। अधिकारियों के अनुसार अब तक गलत या कम स्टाम्पिंग के कारण दस्तावेजों को कानूनी मान्यता में दिक्कत आती थी, लेकिन इस व्यवस्था से पारदर्शिता बढ़ेगी और समय की बचत होगी। ये सुविधा जिले के सभी उप निबंधक कार्यालयों में लागू कर दी गई, जिससे लोगों को सरल, सुरक्षित और तेज हवा सेवा मिलेगी।
यूपी में बनेगा नया नोएडा। हसनपुर में 5500 बीघा में हाईटेक औद्योगिक शहर की योजना। उत्तर प्रदेश के अमरोहा जिले के हसनपुर क्षेत्रों में एक बड़ा औद्योगिक शहर विकसित करने की योजना तैयार की जा रही है, जिसे नया नोएडा मॉडल पर बनाया जाएगा। ये हाईटेक औद्योगिक ग्रीन कॉरिडोर करीब 5500 बीघा भूमि में विकसित होगा और इसमें लगभग 10 गाँव की जमीन शामिल की जाएगी। ये परियोजना उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवेज इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी द्वारा गंगा एक्सप्रेसवे के आसपास विकसित की जा रही है। औद्योगिक योजना का हिस्सा है। शुरुआत में 3 गांवों की 140 हेक्टेयर जमीन चिन्हित की गई थी, लेकिन अब इसका दायरा बढ़ाकर 7 और गांवों को भी शामिल किया जा रहा है। कुल मिलाकर मंगरौला, दौलतपुर कला, रुस्तमपुर, खादर सहित कई गांव इस परियोजना का हिस्सा हैं। अब तक लगभग 65% जमीन की खरीद पूरी हो चुकी है और बाकी किसानों से बातचीत जारी है। किसान सर्किल रेट बढ़ाने की मांग कर रहे हैं, क्योंकि उनका कहना है कि मौजूदा मुआवजा बाजार दर से कम है। इस परियोजना से इलाके में औद्योगिक विकास, रोजगार के अवसर और बुनियादी ढांचे में सुधार की उम्मीद जताई जा रही है। सरकार का लक्ष्य है कि गंगा एक्सप्रेसवे के किनारे एक आधुनिक औद्योगिक कॉरिडोर विकसित कर क्षेत्र को नया आर्थिक केंद्र बनाया जाए। बरेली में 445 करोड़ की लागत से बनेगा स्मार्ट हब, 2 नई टाउनशिप की योजना तेज। उत्तर प्रदेश के बरेली में बड़ा शहरी और औद्योगिक विकास प्रोजेक्ट तेजी से आगे बढ़ रहा है। बरेली डेवलपमेंट अथॉरिटी ने महादेवपुरम आवासीय और औद्योगिक टाउनशिप परियोजना के लिए भूमि अधिग्रहण तेज कर दिया है, जिसमें अब तक 115 हेक्टेयर से अधिक जमीन खरीदी जा चुकी है और किसानों को लगभग 445 करोड़ रुपए का मुआवजा दिया गया है। ये योजना दिल्ली लखनऊ बाईपास और बरेली पीलीभीत हाईवे के पास विकसित की जा रही है, जहां 2 बड़ी टाउनशिप आवासीय और इंडस्ट्रियल बसाई जाएंगी। कुल मिलाकर करीब 267 हेक्टेयर क्षेत्र में स्मार्ट हब विकसित होगा। परियोजना में चौड़ी सड़कें, बिजली सब स्टेशन, सीवरेज सिस्टम, हरित क्षेत्र, ई चार्जिंग स्टेशन, फायर स्टेशन और आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर जैसी सुविधाएं शामिल होंगी। साथ ही अम्यूजमेंट पार्क और कम्युनिटी सेंटर भी बनाए जाएंगे। प्राधिकरण का लक्ष्य है कि जून के अंत तक भूमि अधिग्रहण पूरा कर लिया जाए और औद्योगिक टाउनशिप का विकास तेजी से शुरू किया जा सके। इससे क्षेत्र में रोजगार, निवेश और शहरी सुविधाओं में बड़ा सुधार होने की उम्मीद है। गोरखपुर में सीएम योगी का दावा, यूपी की कृषि विकास दर 18% तक पहुंची, किसानों की भूमिका अहम। गोरखपुर में आयोजित खरीफ उत्पादकता संगोष्ठी 2026 में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि किसानों की मेहनत और सरकारी नीतियों के कारण उत्तर प्रदेश की कृषि विभाग दर 8% से बढ़कर 18% हो गई है। उन्होंने इसे राज्य की कृषि में बड़ी उपलब्धि बताते हुए किसानों को इस प्रगति का मुख्य आधार बताया। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पिछले वर्षों में कृषि क्षेत्र में कई सुधार हुए हैं, जिनका सीधा लाभ किसानों को मिला है। इसमें प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, फसल बीमा योजना, मुद्रा स्वास्थ्य कार्ड और सिंचाई योजनाओं को प्रमुख बताया गया है। उन्होंने बताया कि राज्य में सिंचाई सुविधाओं के विस्तार से लगभग 24 लाख हेक्टेयर अतिरिक्त भूमि को लाभ मिला है और निजी नलकूपों पर मुफ्त बिजली दी जा रही है। सरकार का लक्ष्य किसानों की लागत कम कर उनकी आय बढ़ाना है। सीएम ने कहा कि यूपी अब खाद्यान्न, आलू, दूध, चीनी और एथेनॉल उत्पादन में देश के अग्रणी राज्यों में है। साथ ही उन्होंने किसानों से प्राकृतिक खेती, फसल विविधीकरण और वैज्ञानिक तकनीक अपनाने की अपील की है, ताकि आय और बढ़ाई जा सके। गोरखपुर में सीएम योगी ने पूर्वांचल का पहला फ्लैटेड फैक्ट्री कॉम्प्लेक्स किया लॉन्च, युवाओं को मिलेगा रोजगार। गोरखपुर स्थित गीडा क्षेत्र में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पूर्वांचल के पहले फ्लैटेड फैक्ट्री कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में मजबूत कानून व्यवस्था और निवेश अनुकूल माहौल के कारण अब युवाओं के रोजगार पर कोई डाका नहीं डाल सकता है। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि 42 करोड़ रुपए की लागत से बने इस कॉम्प्लेक्स में एक ही परिसर में 100 से अधिक औद्योगिक इकाइयों का संचालन संभव होगा। ये प्लग एंड प्ले मॉडल पर आधारित है, जिसमें उद्यमियों को पहले से तैयार सुविधाएं मिलेंगी और उद्योग शुरू करने में समय व लागत दोनों की बचत होगी। उन्होंने कहा कि पिछले वर्षों में गीडा में हजारों करोड़ रुपए का निवेश आया है और 50,000 से अधिक युवाओं को रोजगार मिला है। कार्यक्रम में श्रमिकों के लिए बने आवासीय परिसर का भी उद्घाटन किया गया, जिससे कामगारों को बेहतर रहने की सुविधा मिलेगी। सरकार का लक्ष्य पूर्वांचल को औद्योगिक विकास का बड़ा केंद्र बनाना है, ताकि स्थानीय युवाओं को अपने क्षेत्र में ही रोजगार के अवसर मिल सकें। इकला बांध मार्ग फिर खुला, एनएचएआई के अवैध बताकर बंद करने के बाद शासन हस्तक्षेप से बदला फैसला। गोरखपुर में गोरखपुर कुशीनगर 4 लेन से जुड़ा इकला बांध मार्ग फिर से खोल दिया गया है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण यानी एनएचएआई ने 3 दिन पहले इस मार्ग को अवैध कट बताते हुए बंद कर दिया था और सुरक्षा मानकों के उल्लंघन का हवाला दिया था। इसके बाद रास्ते पर डामर और मलबा डालकर आवागमन पूरी तरह रोक दिया गया था। ये मार्ग राप्ती नदी पुल के पास से इकला बांध होते हुए 4 लेन को जोड़ता है और लखनऊ, वाराणसी व कुशीनगर
कुशीनगर की ओर से जाने वाले यात्रियों के लिए महत्वपूर्ण वैकल्पिक रास्ता माना जाता है, जिससे नौसड़ जाम से राहत मिलती है। लेकिन अचानक बंद होने से स्थानीय लोगों और प्रशासन में असंतोष बढ़ गया और मामला शासन तक पहुंचा है। शासन के हस्तक्षेप के बाद सोमवार शाम लगभग 7 बजे बैक होलो होल्डर की मदद से सड़क से अवरोध हटाकर मार्ग को फिर से चालू कर दिया गया है। इससे फिर से वाहनों का आवागमन शुरू हो चुका है। हालांकि पहले एनएचएआई ने इसे बिना अनुमति और असुरक्षित बताते हुए बंद किया था, जबकि हाल ही में हुए सड़क हादसों के बाद सुरक्षा मानकों की समीक्षा भी तेज हुई थी। अब मार्ग दोबारा खुलने से यातायात सुगम हुआ है, लेकिन सुरक्षा को लेकर निगरानी की आवश्यकता बनी हुई है। सरयू तट पर बनेगा राम परशुराम झूला मार्ग, मऊ गोरखपुर कनेक्टिविटी से पर्यटन को मिलेगा और बढ़ावा। मऊ और गोरखपुर को जोड़ने के लिए सरयू नदी पर राम परशुराम झूला मार्ग बनाने की योजना पर काम शुरू हो गया। ये प्रस्ताव दोहरी घाट यानी मऊ के हनुमान मंदिर से लेकर बड़हलगंज के लेटा घाट तक झूला पुल के रूप में विकसित किया जाएगा। इसके लिए नगर विकास मंत्री ए.के. शर्मा, केंद्रीय मंत्री कमलेश पासवान और स्थानीय विधायक के बीच चर्चा हो चुकी है और शासन को पत्र भी भेजा गया है। स्वीकृति मिलने के बाद इस परियोजना पर तेजी से काम शुरू किया जाएगा। इस झूला मार्ग से मऊ और गोरखपुर के बीच आवागमन आसान होगा और क्षेत्रीय कनेक्टिविटी मजबूत होगी। साथ ही ये मार्ग स्थानीय पर्यटन को भी नई दिशा देगा। बड़हलगंज स्थित पौहारी महाराज की कुटी और दोहरी घाट को धार्मिक व ऐतिहासिक दृष्टि से महत्वपूर्ण माना जाता है। मान्यता है कि यहाँ भगवान श्री राम से जुड़ी कई ऐतिहासिक घटनाएं हुई हैं। इसी कारण इस प्रोजेक्ट को धार्मिक और सांस्कृतिक पर्यटन से भी जोड़ा जा रहा था। स्थानीय लोगों और जनप्रतिनिधियों ने इस पहल का स्वागत किया है। माना जा रहा है कि ये झूला मार्ग बनने से न केवल यात्रा आसान होगी, बल्कि क्षेत्र के धार्मिक स्थलों और धरोहरों को भी नई पहचान मिलेगी। नोएडा में सेक्टर 51 और 52 मेट्रो स्काईवॉक अधूरा, डिजाइन बदलाव के कारण काम फिर अटका। नोएडा में सेक्टर 52 ब्लू लाइन और सेक्टर 51 एक्वा लाइन मेट्रो स्टेशनों को जोड़ने वाला स्काईवॉक एक बार फिर डिजाइन बदलाव के चलते अधूरा और अटका हुआ है। पिछले करीब 2 महीने से इसका निर्माण कार्य पूरी तरह बंद पड़ा है, जिससे यात्रियों को दोनों स्टेशनों के बीच पैदल आवाजाही में भारी परेशानी हो रही है। यात्रियों को तेज धूप में सीढ़ियों के जरिए एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन तक जाना पड़ रहा है। नोएडा प्राधिकरण, नोएडा मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन और बीच के भूखंड आवंटी यानी IKEA के बीच बैठक के बाद नई डिजाइन पर चर्चा हुई है, जिसमें स्काईवॉक को मोड़कर जोड़ने का प्रस्ताव सामने आया है। इस संशोधित डिजाइन को IIT से मंजूरी भी मिल चुकी है, लेकिन इसके बावजूद काम शुरू नहीं हो सका है। अधिकारियों का दावा है कि जल्द काम शुरू कराया जाएगा, लेकिन अभी कोई निश्चित समय सीमा तय नहीं है। ये परियोजना पहले जून 2023 में शुरू हुई थी और इसे 5 महीने में पूरा करने का लक्ष्य रखा गया था, लेकिन अब तक कई डेडलाइन निकल चुकी है। लगभग 33 करोड़ रुपए की लागत वाली ये योजना बार बार देरी और डिजाइन बदलाव की वजह से अधर में लटकी हुई है, जिससे यात्रियों की परेशानी लगातार बनी हुई है। नोएडा में 300 करोड़ का IFMS फंड अटका, 45,000 फ्लैट खरीदारों की बड़ी मुश्किलें। नोएडा की 60 से अधिक ग्रुप हाउसिंग परियोजनाओं में बिल्डरों द्वारा फ्लैट खरीदारों से लिया गया करीब 300 करोड़ रुपए का IFMS यानी इंटरेस्ट फ्री मेंटेनेंस सिक्योरिटी फंड अपार्टमेंट ओनर्स एसोसिएशन AOA को हस्तांतरित नहीं किया गया है। इस वजह से करीब 45,000 खरीदार प्रभावित हो रहे हैं। नियम के अनुसार सोसाइटी हैंडओवर के बाद ये फंड AOA को सौंपना जरूरी होता है, ताकि इसका उपयोग सोसाइटी के मरम्मत और रखरखाव में किया जा सके। लेकिन कई बिल्डरों ने ये रकम अपने पास ही रखी हुई है, जिससे निवासियों को बुनियादी सुविधाओं की भारी कमी झेलनी पड़ रही है। इस फंड के अभाव में सोसाइटियों में स्विमिंग पूल, जिम, क्लब हाउस, पार्क, सड़क, ड्रेनेज, पानी आपूर्ति और बिजली बैकअप जैसी जरूरी सुविधाओं का रखरखाव प्रभावित हो रहा है। कई जगह स्थिति जर्जर होती जा रही है और लोगों का जीवन मुश्किल हो गया है। नोएडा प्राधिकरण ने कई बिल्डरों को नोटिस भी जारी किए हैं, लेकिन समाधान नहीं निकल सका है। कुछ मामले कोर्ट तक पहुंच चुके हैं। अब निवासियों की उम्मीद नई प्रशासनिक और कानूनी कदमों पर टिकी है, जिससे अटका हुआ फंड वापस AOA को मिल सके और सोसाइटियों में सुविधाएं बहाल हो सके। नोएडा में जनगणना 2026 बेहद धीमी, सिर्फ 3% काम पूरा, कई क्षेत्रों में काम शून्य। ग्रेटर नोएडा में जनगणना 2026 का काम बेहद धीमी गति से चल रहा है और अब तक केवल लगभग 3% कार्य ही पूरा हो चुका है। 22 मई से शुरू हुई इस प्रक्रिया में पहले चरण के तहत मकानों की सूची और गणना करनी है, जिसकी अंतिम समय सीमा 20 जून तय की गई है। हालात यह है कि जिले के 5,984 ब्लॉकों में से 1774 ब्लॉकों में अभी तक काम शुरू ही नहीं हुआ है। सबसे खराब स्थिति नोएडा और ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण क्षेत्रों की है, जहां 2,831 ब्लॉकों में से 1772 में काम अभी तक शुरू नहीं हो पाया है। रबुपुरा, दनकौर और बिलासपुर जैसे क्षेत्रों में तो जनगणना कार्य 0% पर है। वहीं लापरवाही पर प्रशासन सख्त हो गया है और ड्यूटी से अनुपस्थित 29 शिक्षकों
शिक्षकों के खिलाफ FIR दर्ज करने की तैयारी की जा रही है, जिन्होंने जनगणना कार्य के लिए जिम्मेदारी नहीं संभाली। क्षेत्रवार आंकड़ों में जहांगीरपुर में 42% के करीब काम हुआ है, जबकि यमुना प्राधिकरण क्षेत्र में 20% से अधिक कार्य हुआ है, लेकिन अधिकांश शहरी और प्राधिकरण क्षेत्रों में काम की रफ्तार बेहद कमजोर बनी हुई है। कुल मिलाकर जनगणना 2026 की धीमी प्रगति ने प्रशासन की चिंता बढ़ा दी और समय पर लक्ष्य पूरा करना बड़ी चुनौती बन गया है। ग्रेटर नोएडा के औद्योगिक क्षेत्रों में जलभराव से राहत की तैयारी, यूपीसीडा करेगा 100 करोड़ का निवेश। ग्रेटर नोएडा के औद्योगिक क्षेत्रों में हर साल होने वाले जलभराव की समस्या से जल्द राहत मिलने की उम्मीद है। उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण यानी यूपीसीडा ने इसके समाधान के लिए करीब 100 करोड़ रुपए का प्रस्ताव तैयार कर मुख्यालय भेजा है। मंजूरी मिलते ही साइट 4, साइट 5, बी और सी सेक्टर सहित कई औद्योगिक क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर जल निकासी सुधार कार्य शुरू होगा। इस योजना के तहत लगभग 129 किलोमीटर लंबे RCC नालों का निर्माण किया जाएगा। पुराने नालों को चौड़ा किया जाएगा और जलभराव वाले स्थानों को नए ड्रेनेज नेटवर्क से जोड़ा जाएगा। हाल ही में IIT दिल्ली की टीम द्वारा किए गए तकनीकी सर्वे में पाया गया कि मौजूदा नालियां क्षमता से अधिक दबाव में हैं और कई जगहों पर कनेक्टिविटी की कमी है। साइट 4 और साइट 5 जैसे क्षेत्रों में जलभराव के कारण उद्योगों को हर साल भारी नुकसान उठाना पड़ता है। वहीं साइट बी और साइट सी में भी भारी बारिश के दौरान सड़कें जलमग्न हो जाती हैं, जिससे आवाजाही प्रभावित होती है। इस परियोजना से 2000 से अधिक औद्योगिक इकाइयों को सीधा लाभ मिलेगा और उत्पादन बाधित होने की समस्या काफी हद तक खत्म हो जाएगी। प्रस्ताव को मंजूरी मिलने के बाद टेंडर प्रक्रिया शुरू की जाएगी। उद्योग संगठनों ने इस पहल का स्वागत करते हुए इसे औद्योगिक विकास के लिए महत्वपूर्ण कदम बताया है। गाजियाबाद में 1000 से अधिक बुजुर्गों की वृद्धावस्था पेंशन 5 महीने से लंबित, आर्थिक संकट गहरा है। गाजियाबाद में 1000 से अधिक बुजुर्ग पिछले 5 महीनों से वृद्धावस्था पेंशन न मिलने के कारण गंभीर आर्थिक परेशानी का सामना कर रहे हैं। समाज कल्याण विभाग के अनुसार बजट की कमी के चलते अक्टूबर से दिसंबर माह की पेंशन अब तक जारी नहीं हो सकी है। जिले में करीब 23,346 बुजुर्गों को हर महीने 1000 रुपए की पेंशन दी जाती है, जिसे आमतौर पर 3-3 महीने की किश्तों में जारी किया जाता है। आखिरी बार पेंशन का भुगतान जनवरी में हुआ था, लेकिन उस समय भी केवल लगभग 15,000 बुजुर्गों को ही राशि मिल सकी थी, जबकि विशेष लाभार्थी वंचित रह गए थे। मई महीने में शासन स्तर पर पत्राचार के बाद करीब 7,000 बुजुर्गों को पेंशन दी गई, लेकिन अभी भी 1000 से ज्यादा बुजुर्ग अक्टूबर से दिसंबर की किश्त का इंतजार कर रहे हैं। पेंशन न मिलने से कई बुजुर्गों को अपने दैनिक खर्च और दवाइयों के लिए निजी संसाधनों पर निर्भर रहना पड़ रहा है, जिससे उनकी मुश्किलें बढ़ गई हैं। समाज कल्याण विभाग ने आश्वासन दिया है कि शेष लाभार्थियों को जल्द ही बकाया पेंशन जारी कराने के प्रयास किए जा रहे हैं।